Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to start industrial law subject. We have already covered entrepreneurship development, and if you all want to watch the video, please check out the playlist, right? Okay, so unit number 1 है the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. The question number 1 is there are total 20 or 21 questions are there. In this video we are going to cover total of 10 questions, right? So question number 1 is what is the objective of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952? देखिए, हम सब जानते हैं जो प्रोविडेंट फंड या पीएफ होता है वो बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने काटा जाता है, डिडक्ट किया जाता है और इन फ्यूचर उसको वो अमाउंट कलेक्टिवली प्रोवाइड करवा दिया जाता है, राइट? तो बेसिकली द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 हैज़ बीन इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट एंड देयर डिपेंडेंट्स आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। बेसिकली ये जो अमाउंट होता है ये इसलिए कंपनी सेव करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय जिससे उसके इंटरेस्ट को इन फ्यूचर जो है सिक्योर किया जा सके, क्योंकि आफ्टर द रिटायरमेंट इफ़ दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो कमा सके तो कहीं ना कहीं ये अमाउंट उनकी हेल्प करेगा। प्लस अगर एबनॉर्मल हैपनिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो जो डिपेंडेंट्स हैं उन पे उनकी भी हेल्प करेगा, राइट? द एक्ट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस टू वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स अगेंस्ट रिस्क ऑफ ओल्ड एज। बेसिकली ये जो एक्ट है ये वर्कर को एक इंश्योरेंस देता है कि उनके पास कहीं ना कहीं इन फ्यूचर एक इनकम का स्रोत है, राइट? क्योंकि या तो वो अमाउंट आप कलेक्टिवली एक ही बार कंपनी के पीएफ अकाउंट से निकलवा सकते हो, या तो अगर आप परमिशन दो तो वो अमाउंट आफ्टर द रिटायरमेंट आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, राइट? उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच एस्टेब्लिशमेंट्स आर कवर्ड बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952? कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे ये एक्ट अप्लाई होता है? द फर्स्ट वन इज एवरी फैक्ट्री इंगेज्ड इन एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 टू द एक्ट एंड एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन। ऐसी फैक्ट्री जो शेड्यूल 1 की इंडस्ट्रीज़ में कवर होती हैं। शेड्यूल 1 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी फैक्ट्री सेटअप होती है जिनके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उन फैक्ट्रीज़ पे ये एक्ट लागू होता है, राइट? Every other establishment employing 20 or more persons specified by the central government in this behalf। और अगर वो ऐसी इंडस्ट्री है जो शेड्यूल 1 के अंदर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है लेकिन उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को भी ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कि उनकी जो एंटरप्राइज है उसके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करने चाहिए, प्लस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, राइट? Any establishments to which the act applies shall continue to be governed by the act even if the number of persons employed therein at any time falls below 20। एक बार ये एक्ट किसी भी एंटरप्राइज पर लगना शुरू हो गया उसके बाद अगर आपके एम्प्लॉयज़ 20 से कम भी हो जाए तो ये एक्ट तभी भी कैरी ऑन होगा लगना, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ डिडक्ट हो गए तो फिर जो है आपकी एंटरप्राइज ये एक्ट लगाएगी ही नहीं। नहीं, एक बार अगर लगना चालू हो गया तो फिर जो वो एक्ट है वो अप्लाई होता रहेगा, राइट? उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952। देखिए इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आती। सेक्शन 2FFF ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 डिफाइंस द टर्म एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट as an establishment in respect of which an exemption has been guaranteed under section 17 of the act from the operation of all or any of the provision of any scheme or the insurance scheme as the case may be। बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनको सेक्शन 17 के अंदर मनाई है कि इन ऑर्गेनाइजेशन पे ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, राइट? चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड हो या फिर प्रोविज़न स्कीम से रिलेटेड हो, उसके अंदर वो
दोनों स्कीम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होगी जो सेक्शन 17 के अंदर कवर है, राइट। क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है इसके अंदर 3 स्कीम्स हैं बेसिकली। एक आपकी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, एक आपकी पेंशन स्कीम है और एक आपकी डिपॉजिट स्कीम है, राइट। तो इन तीनों स्कीम के अंडर ये तीनों स्कीम ही जो है उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज पर नहीं लगेगी जो सेक्शन 17 के अंदर क्या है मेंशन की गई है। उसके बाद व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड। अब ये जो पीएफ है ये किन एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा, राइट। एम्प्लॉयज़ ड्रॉइंग सैलरी एंड वेजेस अप टू 15,000 पर मंथ आर एलिजिबल फॉर प्रोविडेंट फंड। बेसिकली जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से कम है या 15,000 है उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी से पीएफ डिडक्ट किया जाएगा हर महीने, राइट। पहले ये जो अमाउंट था ये 6,500 था, क्योंकि अब लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो इसलिए ये 15,000 हो गया है, राइट। तो वो कोई भी कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 15,000 या 15,000 से कम है उनका पीएफ डिडक्ट किया जाएगा, राइट। However, employees drawing salary and wages more than rupees 15,000 per month may also be brought under the purview of the Act as the discretion of the management and by furnishing a joint undertaking to the Provident Fund Commissioner. ऐसे employee जो 15,000 से ज़्यादा सैलरी कमाते हैं लेकिन उनको भी चाहिए कि उनका भी हर महीने पीएफ डिडक्ट हो, क्योंकि वो भी कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे एम्प्लॉय को 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, उनको मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस उनको प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की परमिशन चाहिए होगी, और ये दोनों कंडीशंस ही मैंडेटरी है, राइट। देखिए, जब आपके लॉ के अंडर एंड आ जाए इसका मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशंस ही मैंडेटरी है। अगर यहाँ और होता दैट मीन्स कि या तो आप मैनेजमेंट से परमिशन ले लो या तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से परमिशन ले लो। इन दोनों में से अगर किसी एक की परमिशन भी मिल जाए तो भी आपका पीएफ जो है डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर लॉ में आपको एंड दिख जाए इसका मतलब होता है कंपल्शन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने की, राइट। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है। देखिए, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, या बेसिकली वो लोग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, राइट। तो ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं कंपनी के अंदर काम करने के लिए, राइट। जो एम्प्लॉय को रखते हैं इन रिटर्न ऑफ वेजेस और सैलरीज। तो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय से बड़े होते हैं, राइट। और एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं इन रिटर्न ऑफ अमाउंट, राइट, चाहे वो वेजेस की फॉर्म में हो या सैलरी की फॉर्म में हो। तो सेक्शन 2E, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पेपर में सेक्शन लर्न नहीं होता तो आप सेक्शन 2E या किसी भी सेक्शन की जगह पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ डैश एक्ट। कोई जो भी एक्ट है, राइट, उसके आगे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न, क्योंकि अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया, बेशक आपकी डेफिनेशन सही हो, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, राइट। Okay, Section 2E of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 define the term employer to mean in relation to an establishment which is a factory। ऐसे लोग जो फैक्ट्री से रिलेटेड हों, द ओनर, या तो वो फैक्ट्री का ओनर होना चाहिए, और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, या जिसने वो फैक्ट्री ऑक्यूपाई कर रखी हो, राइट। इंक्लूडिंग, यानी उसकी एक अथॉरिटी हो उस फैक्ट्री पे, इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर। उस ओनर या उस ऑक्यूपायर का कोई भी एजेंट, वो भी एम्प्लॉयर कहलाएगा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड ओनर और ऑक्यूपायर, ओनर और ऑक्यूपायर की डेथ के बाद उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अब वो उनके सन, वाइफ या डॉटर कोई भी हो सकते हैं, वो भी एम्प्लॉयर कहलाएंगे। And where a person has been named as a manager of the factory under section 7 clause 1 subclause F of the Factories Act 1948, the person so named। और ऐसे लोग जिनको मैनेजर कहा गया है इन सेक्शन 7, ऐसे लोग भी जो हैं एम्प्लॉयर कहलाएंगे, राइट। इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, the person who or the authority which has
द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ऐसे लोग जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उनके ऊपर पावर है, राइट, उनकी एक अथॉरिटी है कि उन सारे अफेयर्स, उन सारी एक्टिविटीज और ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उन पर है। तो ऐसे लोग भी एम्प्लॉयर कहलाएंगे। एंड वेयर द सैड अफेयर्स आर इंटरेस्टेड टू अ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट। तो बेसिकली वो लोग जो कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर अफेयर्स में इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट, राइट। तो ऐसे लोग भी जो हैं आपके एम्प्लॉयर कहलाएंगे। 2 बार हो गया ये, ओके। उसके बाद आता है सेक्शन 2F ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 डिफाइंस द टर्म एम्प्लॉय। अब हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय क्या होते हैं। देखिए, एम्प्लॉय टू मीन एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल और अदरवाइज। ऐसे लोग जिनको कंपनी में रखा गया है काम करवाने के लिए और इन रिटर्न उनको वेजेस मिलती है। वो काम वो खुद से भी कर सकते हैं, किसी के साथ रहकर भी कर सकते हैं और इन लेबर इंटेंसिव फॉर्म भी कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ मशीन, राइट। इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, और वो ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए ही रखे गए हैं। एंड हु गेट्स हिज वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और जिनको वेजेस मतलब अमाउंट और सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन employed by or through a contractor in or in connection with the work of the establishment। उन पर्टिकुलर लोगों की जो भर्ती कराई गई है ऑर्गेनाइजेशन में, वो या तो कंपनी ने उनको खुद बुलाया है, सिलेक्शन किया है उनका, या कंपनी के किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उनको बुलाया है, राइट। कॉन्ट्रैक्टर एज अ इंटरमीडिएरी काम किया है उसने और उसके बाद उसकी भर्ती हुई है, राइट। तो ऐसे लोग भी जो है एम्प्लॉय कहलाएंगे। इंगेज्ड एज एन अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज होते हैं बेसिकली ट्रेनी। देखिए, नॉट बीइंग एन अप्रेंटाइज इंगेज्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली वो लोग जो कंपनी की नज़रों में उनको ट्रेनी बोला गया है, यानी कि 1-2 महीने बाद वो मतलब परमानेंट एम्प्लॉय ही है वो, बट अभी उनको थोड़ा सा काम सिखा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट दैट मच एफिशिएंट इन डूइंग द वर्क। तो ऐसे लोग भी कंपनी में परमानेंट ही होते हैं, राइट। तो उनकी सैलरी में से भी पीएफ डिडक्ट होता ही है और वो भी एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन वो लोग, वो अप्रेंटाइज जो कहीं ना कहीं अप्रेंटाइज एक्ट 1961 के अंडर ट्रेनी की उसमें कैटेगरी में आते हैं, ऐसे लोग जो हैं एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी में आपने ट्रेनिंग ली है, काम सीखा है, वो कंपनी इन फ्यूचर आपको अपनी कंपनी में ही जॉब दे देगी, राइट। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ऐसे लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या आर्टिकलशिप कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उनको जो इन रिटर्न अमाउंट मिलता है, पहली बात वो वेजेस नहीं होते, वो स्टाइफंड होते हैं और वो बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट, वो छोटा अमाउंट होता है, इसलिए उनको एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, इज अ ट्रेनी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अभी हमने बात की कि ट्रेनी इज नॉट एम्प्लॉय, राइट। वो कंपनी अगर उनको एक कैटेगरी देती है कि भाई ये ट्रेनी है बट दे आर परमानेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तभी वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो नहीं, राइट। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन इंडिया दैट ट्रेनीज आर नॉट एम्प्लॉयज एंड आर नॉट कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ऐसे लोग जो कंपनी में एज अ ट्रेनी वर्क करते हैं वो इस एक्ट के अंदर नहीं आते। द कोर्ट इन श्री रामा विलास सर्विस लिमिटेड हैज़ हेल्प दैट स्टाइफंड पेड इज नॉट वेजेस। ये पर्टिकुलरली एक कोर्ट केस है जिसके अंदर ये आया था ऑर्डर कि जो स्टाइफंड मिलती है किसी भी ट्रेनी को, वो वेजेस नहीं होती। स्टाइफंड बेसिकली वो अमाउंट होता है जो उस पर्टिकुलर ट्रेनी को दिया जाता है जो कंपनी में काम सीखने आता है, राइट। इट मस्ट बी नोटेड दैट ट्रेनीज वर रिक्रूटेड अंडर अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग स्कीम एंड देयर वॉज नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ट्रेनी होते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, काम को सीख रहे हैं, तो ये कंपल्शन नहीं है कि इन फ्यूचर वो उसी कंपनी में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम करेंगे, राइट। एंड दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू अदर बेनिफिट्स, इसलिए उनको कोई बेनिफिट्स भी प्रोवाइड नहीं किए जाते विच वर अवेलेबल टू अदर परमानेंट एम्प्लॉयज़, जो कि दूसरे परमानेंट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, राइट।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म बेसिक वेजेस अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। देखिए, जो आपका पीएफ कट होता है, डिडक्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो होती है 12% या फिर जितने भी परसेंट, वो बेसिक वेज रेट के 12% होते हैं, राइट। बेसिक वेजेस यानी अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ एंड आई एम अर्निंग 10,000 एज माई सैलरी, तो मेरा वो जो 10,000 अमाउंट है वो मेरी बेसिक वेजेस है, राइट। और इसका 12% ही यानी 1,200 रुपीज़ जो है मेरे पीएफ अकाउंट में चले जाएंगे, और बाकी के जो 8,800 हैं वो मुझे इन हैंड मिल जाएंगे, राइट। तो बेसिक वेजेस जो है मेरी टोटल वेजेस, जो मेरा टोटल अमाउंट मुझे हर महीने मिलता है, राइट, उसको हम बोलते हैं बेसिक वेजेस। Okay. Section 2B of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 defines the term basic wages to mean all emoluments मतलब होता है पेमेंट्स, राइट, विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय, जो एक एम्प्लॉय ने अर्न की है वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव और ऑन हॉलीडेज विद वेजेस इन आइदर केस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड विच आर पेड और पेबल इन कैश टू हिम बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये बेसिकली वो अमाउंट होता है जो एम्प्लॉय अर्न करता है, सम ऑफ द लीव्स आर पेड लीव्स, राइट। तो उन पे जो उसको अमाउंट मिलता है वो सारा अमाउंट उसकी वेजेस में इंक्लूड होता है, और वो अमाउंट जो उसने जब कंपनी में वो एंटर हुआ था, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें जो एक एडिक्वेट अमाउंट देने का उसको प्रॉमिस किया गया था, वो पर्टिकुलर अमाउंट उसका बेसिक वेजेस होता है, राइट। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, द कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन, इफ़ कंपनी इज गिविंग यू सम ऑफ द अमाउंट की आप जो है फूड अगर ले रहे हो फ्रॉम द कंपनी, राइट, तो एक्वायर कर रहे हो, तो उस वो वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं होती। एनी डियरनेस अलाउंस, दैट इज टू से all cash payments by whatever named called paid to an employee on account of a rise in the cost of living, house rent allowance। देखिए, बेसिकली जो आपका डियरनेस अलाउंस होता है या आपका रिटेनिंग अलाउंस होता है, ये बेसिकली वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है इन सर्टेन कंडीशन। या तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई है और हर एक एम्प्लॉय को अब एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए टू फुलफिल ऑल द एक्सपेंसेस, या तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए दे रहा है, ओवर टाइम किया है आपने, बोनस, या फिर आपको कुछ कमीशन, तो ये सारे जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ये भी जो है इंक्लूड नहीं होता, राइट। इन रिस्पेक्ट कि अगर कंपनी चाहती है तो वो अमाउंट ऐड करके भी उसके ऊपर पीएफ निकाला जा सकता है, वरना नहीं होता इंक्लूड। एनी प्रेजेंट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने जो है इन काइंड कोई भी अमाउंट दिया है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो वो भी बेसिक वेज में इंक्लूड नहीं होता। बेसिक वेज बेसिकली वो अमाउंट होता है जितना आपने काम किया है उसका इन रिटर्न आपको जो पैसा मिला है वही बेसिक वेज होगा, और उसी पे ही आपका पीएफ कट होगा, डिडक्ट होगा। इसके अलावा ना तो कैश वैल्यू ऑफ द फूड, ना ही डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, और ना ही वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने आपको एज अ गिफ्ट और इन काइंड दिया है, वो अमाउंट जो है बेसिक वेज में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। आई होप कि आपको क्लियर है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट ऑल द इमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय अदर देन दो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड components given under clause A, B, C would be the basic wage for the purpose of contribution। तो एक कर्मचारी के लिए वही बेसिक वेज है जो वो कमाता है, और वो सारी चीज़ें जो क्लोज A, B, C में अभी हमने पढ़ी है वो उसमें जो है इंक्लूड नहीं होती, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस आर पेबल अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। देखिए, इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग 10,000 सैलरी, राइट, इसमें से 12% जो है कंपनी मेरी सैलरी में से डिडक्ट करेगी, यानी कि 1,200 मेरी सैलरी में से उन्होंने डिडक्ट कर दिया, और जो 12% है वो कंपनी खुद से देगी, राइट। हम कहते नहीं कि भाई पीएफ में डाल दो पैसे डबल हो जाते हैं, डबल नहीं होते, वो कंपनी अपनी तरफ से देती है, राइट। तो जितना परसेंट इसने 1,200 दिया उतना ही परसेंट कंपनी अपनी तरफ से भी मिलाएगी, और इस पूरे अमाउंट को जो है 2,400 को किस में डाल देगी, अभी के लिए समझ लेते हैं कि पीएफ में इस पूरे अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देगी, राइट। तो ये बेसिकली एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट किया जाता है,
और ये जो 12% है ये जो एम्प्लॉयर होता है यानी जो कंपनी होती है वो खुद से देती है, राइट। और फिर ये जो 1200 और 1200 है ये इन कलेक्शन मिलके दोनों 2400 आपका पीएफ में चला जाता है यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाता है, राइट। और एक बात और, अगर एम्प्लॉय चाहता है कि भाई उसको ऐसा लगता है कि भाई अभी मुझे इतना अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000 है और वो चाहता है कि मुझे 8800 भी इन हैंड नहीं चाहिए, एक काम करो आप मेरे 12% से 13% या 14% कर दो, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर कंपनी कर भी दे 13 या 14% तो यहाँ ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा, लेकिन उस टाइम भी जो एम्प्लॉयर है वो 12% पे ही जो है स्टिक रहेगा, राइट। वो अपनी परसेंटेज को नहीं बढ़ाएगा, राइट, ओके। तो यही है द कॉन्ट्रीब्यूशन विच शेल बी मेड बाय द एम्प्लॉयर towards the provident fund shall be 12% of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance if any। अगर करना चाहते हैं वो dearness allowance और retaining allowance को add in basic wages तो इन सब का collectively 12% जो है आपका पीएफ में जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो है डिडक्ट करता है एम्प्लॉय की सैलरी से फॉर द टाइम बीइंग पेबल टू ईच ऑफ द एम्प्लॉयज वेदर एम्प्लॉयड बाय हिम डायरेक्टली और बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी से जो कंपनी में भर्ती हुए हैं डायरेक्टली या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उनको भर्ती कराया है। द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन शेल बी इक्वल टू द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय अगर 12% दे रहा है तो एम्प्लॉयर भी 12% ही देगा, राइट। अगर in respect of him and me if any employee so desire be an amount exceeding 12% of his basic wages। अगर कर्मचारी चाहता है कि उसको 12% से ज़्यादा उसका पीएफ डिडक्ट हो, राइट, उसको भाई इतनी सैलरी की नीड नहीं है और वो चाहता है मेरा पीएफ और ज़्यादा डिडक्ट हो, dearness allowance and retaining allowance if any, subject to the condition that the employer shall not be under an obligation to pay any contribution over and above his contribution payable under section 6 of the act। तो एम्प्लॉय जो है जो कंपनी है वो जो उसकी 12% परसेंटेज है उस पर ही स्टिक रहेगी, राइट। अगर उसने 15% बोला है डिडक्ट करने के लिए तो कंपनी अपनी तरफ से भी 15% नहीं देगी, वो 12% है तो वो 12% ही रहेगी, राइट। तो इसमें यही बात कही गई है, ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। जैसा मैंने आपको बोला था इस एक्ट के अंदर आपके जो है 3 फंड स्कीम्स है। पहली है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, a saving scheme where the employee get the entire accumulated balance at the time of his retirement or earlier in case of some specified event। ये बेसिकली वो अमाउंट होता है जो accumulated अमाउंट इन द एंड आपको प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, राइट। एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम 1995, a scheme wherein a monthly pension is payable to employee on their superannuation or death और परमानेंट डिसेबिलिटी। देखिए जो आपका सुपर एन्युएशन होता है उसका मतलब होता है रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको मंथली स्मॉल अमाउंट दिया जाता है हर महीने, राइट। तो उसको जो है वो आपका एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम से आता है। या तो उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, राइट, अगर बाय एबनॉर्मल हैपनिंग कुछ ऐसा हो गया कि वो आगे काम नहीं कर सकता तो जो पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है वो एम्प्लॉयर पेंशन फंड स्कीम से प्रोवाइड किया जाता है, राइट। उसके बाद आता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। दिस स्कीम प्रोवाइड एश्योरेंस बेनिफिट टू द फैमिली मेंबर और द पर्सन इंटाइटल्ड टू अपॉन डेथ और एम्प्लॉय वाइल इन सर्विस। तो बेसिकली ये वो अमाउंट होता है जो फैमिली को प्रोवाइड किया जाता है इन केस की उनकी डेथ हो जाती है या फिर इवन अगर उनकी डेथ भी नहीं होती तो इन केस ऑफ स्पेशल इवेंट अगर उस अमाउंट की ज़रूरत है तो वो अमाउंट दिया जाता है, राइट। अब जो आपका ये 1200 अमाउंट है जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी खुद की तरफ से देती है, इसमें से आपका 8.33%, राइट, आपका 8.33% आपका पेंशन फंड स्कीम में चला जाता है, राइट। एम्प्लॉयर पेंशन फंड स्कीम में चला जाता है और बाकी का बचा हुआ जो है आपका 3.67% वो आपका पीएफ में ही रह जाता है, राइट। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप 10,000 सैलरी अर्न कर रहे हैं तो उसमें से एक तो कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% निकालेगी यानी कि 1200, राइट, और एक
कंपनी खुद से, ये एम्प्लॉयर है ना, ये कंपनी ही है, राइट, ये एक खुद से 12% देगी, तो 1200 प्लस 1200 2400 हो गया। अब ये जो 2400 अमाउंट है, पहले मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कहा था कि ये पूरा अमाउंट पीएफ में चला जाता है, लेकिन क्योंकि इस एक्ट के अंदर आपकी फर्दर 3 स्कीम्स है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो एम्प्लॉयर 12% अमाउंट देता है ना खुद की तरफ से 1200, तो इस 1200 का 8.33% तो आपका पेंशन फंड स्कीम में चला जाता है और 3.67% जो है आपका प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, राइट। ओके, उसके बाद आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 एंड टू होम इट इज एप्लीकेबल। देखिए, द पर्पस ऑफ ईपीएफ स्कीम इज टू एस्टेब्लिश प्रोविडेंट फंड फॉर द एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है जिससे जो एम्प्लॉयज है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। एज सच द स्कीम इज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज। ये बेसिकली उन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, और अगर उसकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है कवर्ड बाय द एक्ट। मेन मुद्दा है कि वो एक्ट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन कवर होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके हैं, एक्सेप्ट दोज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 17 देयर ऑफ। और वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट्स इसमें कवर नहीं होती जिनको सेक्शन 17 के अंदर मनाई है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ बेसिकली आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।